नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे दैनिक क्विज में हम 10 जून 2021 के प्रमुख समाचारों के संबंध में जो प्री के क्वेश्चन है उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। अपने पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से गलत हैं? आपको गलत बताना है, ध्यान रखें। इसकी घोषणा बुआई की अवधि के अंत में भारत सरकार द्वारा की जाती है। दूसरा, एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर वर्ष में 2 बार निर्धारित की जाती है और इसकी सिफारिश बाध्यकारी होती है। एमएसपी में वाणिज्यिक फसलों को भी शामिल किया गया है। देखिए, जब हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो इसके संबंध में जो सिफारिश है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है, जो कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इस आयोग के द्वारा सिफारिश की जाती है और भारत में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसके द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो ये केवल सिफारिश देता है और इसकी जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं होती हैं, ये आप ध्यान रखें। भारत सरकार के द्वारा धान, इसके साथ साथ दालें और जो तिलहन की फसलें हैं उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा 23 अलग अलग जो फसलें हैं उनके संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में एक सिफारिश की जाती है। इसमें अगर हम देखें तो अनाज की फसलें हैं, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। इसके अलावा दालें हैं, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। तिलहन की फसलें, मूंगफली, रेपसीड, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, नाइजर सीड। और वाणिज्यिक फसलें, कमर्शियल क्रॉप, जिसमें नारियल की गरी, जिसको कोपरा भी कहा जाता है, गन्ना, कपास और कच्चा जूट। ये 23 फसलें जिनके मूल्य के संबंध में इस आयोग के द्वारा सिफारिश की जाती है। अब पहला पॉइंट आप देखिए कि ये कहा जा रहा है कि इसकी घोषणा बुआई की अवधि के अंत में। आप देखें कि अभी एक तरह से जो खरीफ है उसकी बुआई प्रारंभ होने वाली है और अभी घोषणा की गई है न्यूनतम समर्थन मूल्य की। तो ये जो कहा जा रहा है कि अंत में किया जाता है, ये गलत हो जाता है। दूसरा, आप देखें कि इस आयोग की जो सिफारिश है वो बाध्यकारी है। बाध्यकारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सिफारिशों पर अंतिम निर्णय है वो भारत सरकार की जो कैबिनेट कमेटी होती है आर्थिक मामलों की, उसके द्वारा लिया जाता है। तो ये जो कहा जा रहा है बाध्यकारी, ये भी गलत है। तो दोनों पॉइंट गलत हैं। तीसरा, एमएसपी में वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। अभी हमने देखा कि इसमें 4 वाणिज्यिक फसलें हैं, नारियल, गरी, गन्ना, कपास और कच्चा जूट। तो ये पॉइंट आपका तीसरा सही है, आपको गलत बताना है। पहला और दूसरा आपका गलत है, अतः आंसर हो जाता है आपका ए। अपने हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पत्र और पत्रिकाओं के नाम आपके एक कॉलम में दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में संस्थापक या संपादक उनके नाम दिए गए हैं, आपको मैच करना है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि यंग इंडिया जो पत्रिका है उसके संबंध में एक आर्टिकल यहाँ पर है और इसीलिए ये क्वेश्चन हमने लिया है। अगर हम पहली देखें यंग इंडिया, तो ये महात्मा गांधी के साथ संबंधित एक तरह की पत्रिका है, तो बिल्कुल सही है पहला। दूसरी अगर हम देखें नवजीवन, ये भी महात्मा गांधी से संबंधित है, अतः दूसरा यहाँ पर गलत हो जाता है। तीसरा, युगांतर अगर हम पत्रिका की बात करें तो बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी, तो वो उसके संस्थापक थे। तो यहाँ पर हम देखें तो पहला और तीसरा मैच होता है और दूसरा गलत है, तो आपको बताना है सही सुमेलित। तो पहला और तीसरा, तो आंसर आपका सी। हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है? देखिए, ये क्वेश्चन हमने इसलिए यहाँ पर पूछा हुआ है क्योंकि असम में 7वां राष्ट्रीय पार्क है वो स्थापित कर दिया गया है देहिंग पटकाई के नाम से। तो ये 7वां एक तरह से राष्ट्रीय पार्क हो जाता है, कहां पर? असम में। इसके पहले 6 राष्ट्रीय पार्क असम में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसी के संबंध में हमने आपको प्री का क्वेश्चन पूछा हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरांग राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तो देखिए 7वां भी स्थापित किया गया। उसके अलावा जितने भी हैं ये सारे ही आपके एक तरह से राष्ट्रीय उद्यान है जो आसाम में स्थित हैं। तो ये 1 से 6 सभी सही हैं, तो आंसर आपका डी 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही है। यहाँ पर हमने आसाम के 6 राष्ट्रीय उद्यान दे दिए हैं, ये 7वां है जो नया बिल्कुल स्थापित है। तो एक इसमें कौन सा बच रहा है? ये बच रहा है मानस राष्ट्रीय पार्क। तो ये 7 एक तरह से हैं जिसमें दिहिंग पटकाई 7वां अभी स्थापित किया गया है, तो आंसर आपका डी। हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये आरबीआई के संबंध में है क्योंकि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम.के. जैन, इनका कार्यकाल भारत सरकार ने बढ़ा दिया है और इसी संबंध में एक तरह से हमने यहाँ पर जो आर्टिकल लिया है उसी से हमने क्वेश्चन आरबीआई के संबंध में आपको पूछा हुआ है। पहला पॉइंट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय समावेशन के लिए गठबंधन यानी अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन का सदस्य है। दूसरा, आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिसमें से 2 बाहरी और 2 केंद्रीय बैंक से
होते हैं। तो देखिए पहले की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से कहलाता है अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेशन को किस तरह से बढ़ाया जाए उसके लिए ये संगठन काम करता है। और ये सार्वजनिक नीति का संगठन है, यानी सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी कैसे बनाई जाए जिससे वित्तीय समावेशन बढ़े। और ये 2008 में गठित किया गया था। इसे बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और जर्मनी की एक विकास एजेंसी है GIJ, उसके द्वारा एक तरह से गठित किया गया था। इसका मुख्यालय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। तो इसके द्वारा वैश्विक स्तर पर एक तरह से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों को सलाह दी जाती है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है RBI वो भी इसमें शामिल है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखें तो आप ध्यान रखें RBI में गवर्नर के साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो MK जैन, MD पात्रा, MR राव और T रविशंकर। इसमें MK जैन जो डिप्टी गवर्नर है उनका कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर सरकार ने इनको 2 साल का कार्य विस्तार दे दिया है। सामान्य रूप से आप देखें तो 3 वर्ष का कार्यकाल डिप्टी गवर्नर के लिए एक तरह से रखा जाता है। जब हम डिप्टी गवर्नर की बात करें तो सामान्य प्रक्रिया ये रहती है कि 2 डिप्टी गवर्नर RBI से एक तरह से आते हैं, यानी RBI में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हों। जैसे हम माइकल देवव्रत पात्रा की बात करें तो ये RBI में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। इसी तरह MR राव की बात करें, T रविशंकर की बात करें, ये भी RBI से संबंधित है। MK जैन की बात करें तो ये IDBI बैंक से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सामान्य प्रक्रिया ये रहती है कि 2 डिप्टी गवर्नर RBI से और 2 बाहर से एक तरह से होते हैं, ये प्रक्रिया होती है। वर्तमान में अगर आप देखें तो 3 डिप्टी गवर्नर RBI से संबंधित हैं, MD पात्रा, MR राव और T रविशंकर। इसीलिए आप ध्यान रखें ये पॉइंट जो दूसरा है वो आपका गलत हो जाता है, क्योंकि 2 बाहरी और 2 केंद्रीय बैंक से सामान्य तौर पर होता है, लेकिन वर्तमान में ये एक तरह से लागू नहीं है। इसीलिए ये दूसरा पॉइंट गलत हो जाता है, यानी आपका आंसर हो जाता है केवल 1A। डेली क्विज के अपने दूसरे भाग में हम आते हैं, जहां पर हम विगत वर्षों में UPSC के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हमने 2012 में पूछा गया प्रश्न आपके लिए दिया है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। पहला पॉइंट अगर आप देखें तो बिल्कुल सही है, ये द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हो गई थी प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये दूसरा पॉइंट एक तरह से आपका गलत है। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, यहां पर तीसरा पॉइंट भी सही है। तो 1 और 3 आपके सही है, यानी आंसर आपका सी केवल 1 और 3। डेली क्विज के अपने तीसरे भाग में आए तो आज के प्रमुख तथ्यों की हम चर्चा करते हैं। आज का अपना अगर हम प्रमुख तथ्य देखें तो हम मिनीमाता बीमारी के संबंध में चर्चा करेंगे। मिनीमाता बीमारी की अगर हम बात करें तो ये मिनीमाता खाड़ी से एक तरह से इसका नाम आता है, और ये जापान का एक तरह से जो प्रमुख द्वीप है क्यूशू, इस द्वीप के एक तरह से पास में ये खाड़ी यहाँ पर स्थित है। अगर आप देखें इसको बड़ा करके यहाँ मैप में दिखाया गया है। मिनीमाता खाड़ी में अगर हम देखें तो 1932 से 1968 के बीच में लगातार एक तरह से एक फैक्ट्री यहाँ पर काम कर रही थी चिसो कॉरपोरेशन की। तो उनके द्वारा जो भी औद्योगिक अपशिष्ट समुद्र में छोड़ा जा रहा था उसमें बड़ी मात्रा में मरकरी था, और उससे मिथाइल मरकरी एक तरह से उत्सर्जित बड़े पैमाने पर हुआ, और वो मछलियों और एक तरह से खाद्य श्रृंखला में पहुंचते हुए मनुष्यों को एक तरह से उसके प्रभाव में लाया। और ऐसी स्थिति में मिथाइल मरकरी का प्रभाव जब मनुष्यों पर पड़ा तो अलग अलग तरह की बीमारियां उसमें हुई, और माना यह गया कि कई जनरेशन यानी कई पीढ़ियों तक ये बीमारियां एक तरह से जो नए बच्चे जन्म ले रहे थे उनमें भी देखी गई। तो ये जो मरकरी का एक तरह से उत्सर्जन हुआ और मिनीमाता खाड़ी में, इसी के आधार पर यह मिनीमाता बीमारी का नाम रखा गया। और इसके बारे में 1956 में पहली बार एक तरह से कह सकते हैं जानकारी बाहर आई। लेकिन आप ध्यान रखें 1932 से 1968 तक लगातार ये उत्सर्जन होता रहा, जिससे कि मरकरी का एक तरह से जो प्रभाव है वो लगातार होता रहा। बाद में 56 में जब ये पता चला तो आगे चलकर प्रक्रिया यहाँ पर रोकी गई, लेकिन इसका प्रभाव अगर हम देखें तो काफी लंबे समय तक और कई पीढ़ियों तक जापान में देखा गया। इसी प्रभाव को रोकने के लिए और मरकरी का मानव स्वास्थ्य पर और खाद्य श्रृंखला पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है उसके संबंध में एक जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है उसकी तरफ से मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, यानी मरकरी के संबंध में मिनीमाता समझौते को, मिनीमाता कन्वेंशन को स्वीकार किया गया। इस कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो 131 देश इसमें प्रमुख रूप से भागीदारी कर रहे हैं,
और उन्होंने इसको एक तरह से अपनी मंजूरी दी है। हस्ताक्षर करने की बात करें तो 128 देशों ने अभी इस पर प्रमुख रूप से हस्ताक्षर किए हुए हैं। जहाँ तक भारत की बात करें तो भारत ने 2018 में इसमें एक तरह से हस्ताक्षर करके इसको अनुमोदित कर दिया है। तो ये कन्वेंशन 2013 में एक तरह से हस्ताक्षर के लिए प्रारंभ की गई और 2017 से पूर्ण रूप से लागू है। तो मरकरी का प्रभाव पर्यावरण पर न्यूनतम हो सके, ये इस कन्वेंशन के माध्यम से एक तरह से सुनिश्चित किया जाता है। ये हमारा 10 जून 2021 का डेली क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बाईजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।